नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो वीडियोस अपने सामने आप देख रहे हो, ये है जापान की। दुनिया भर में ये वीडियोस हो चुकी है वायरल, क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर पे फिर से अटैक हुआ है। फॉर्चुनेटली इस बार जापान के पीएम मारे नहीं गए। इससे पहले 9 महीने पहले आपको याद होगा शिंजो आबे पर अटैक हुआ था, गोलियां मार के हत्या कर दी गई थी जापान के 25वें प्राइम मिनिस्टर की। मगर जो 27वें प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी जिंदा है। स्मोक बॉम्ब से इन पर अटैक हुआ, मगर जो अटैकर है ये सही तरीके से अटैक कर नहीं पाया और जापान के पीएम अभी के लिए बच गए। अब जापान का आप अगर इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप देखो ना, तो साफ लगता है कि यहाँ पर जापान की पॉपुलेशन में कई लोग खड़े हो गए हैं जिनको जापान के प्राइम मिनिस्टर्स, इनके लीडर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि आप ट्रेंड नोटिस करो, जापान के 25वें पीएम थे शिंजो आबे, इनको गोलियां मार दी गई थी, ये मारे गए। इनके बाद जापान के अगले पीएम बने थे योशिहिदे सुगा। इन्होंने सरकार चलाने की कोशिश करी, मगर लोगों को इनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाइल पसंद आया नहीं और पॉपुलैरिटी गिरने की वजह से इनकी ही पार्टी ने इनको हटा दिया। और अब क्या हो रहा है कि जो इनके नए पीएम बने हैं फूमियो किशिदा, उनकी भी अप्रूवल रेटिंग बहुत ज़्यादा गिर गई है और अब तो खुलेआम असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये तीनों लीडर्स एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान। ये आप कह लीजिए जापान की लेफ्ट विंग पार्टी है। जी हाँ, ये जापान की लेफ्ट विंग पार्टी है। आपने भी जापान की राइट विंग पार्टी वो देखी नहीं है। वो जब पावर में आएंगे तो चाइना को लेकर उनकी स्टेटमेंट्स बहुत स्ट्रांग होगी। मगर कितनी ज्यादा आयरॉनिक बात है, आप खुद ही देखिए। जिस कंट्री को दुनिया में कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वहां पे लगातार प्राइम मिनिस्टर्स पे अटैक हो रहे हैं। आपने काफी बार ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में सुना होगा। ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया में कौन सा कंट्री कितना पीसफुल है। इनके हिसाब से दुनिया का सबसे पीसफुल कंट्री है आइसलैंड, और जापान को इन्होंने 2022 में रैंकिंग दी थी 10th, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैंकिंग है। 10th रैंक मतलब कि आप दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में आते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंडेक्स गलत है, ये इंडेक्स बिल्कुल सही बात करता है। क्योंकि जापान में वैसे आप देखोगे ना, 12 करोड़ 50 लाख के आसपास की आबादी है और इनके गन कंट्रोल लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि किसी के पास बंदूक आपको मिलेगी नहीं। जिस तरीके से यूएसए में आए दिन हम सुनते हैं स्कूल शूटिंग हो गई या कुछ और हो गया, जापान में ऐसा कुछ नहीं होता। पूरे साल ना गन वायलेंस के मुश्किल से 10 किस्से सामने आते हैं, 10 से लेकर 11, इतने बड़े देश में। और आप अगर शिंजो आबे का भी केस देखोगे तो वहां पर भी जिस आदमी ने जो बंदूक इस्तेमाल करी थी शिंजो आबे को गोली मारने के लिए, ये एक होममेड बंदूक थी। इस आदमी ने ये बंदूक खुद घर में बनाई थी। ये ऐसा इसलिए कर पाया था क्योंकि इसने जापान की नेवी में लंबे समय तक काम किया था, तो क्लियरली इसको समझ में आता था कि वेपन्स कैसे काम करते हैं, तो ऐसी गन ये खुद घर में बना पाया। और जो फूमियो किशिदा का केस है उसमें भी आप नोटिस करोगे कि जापान के प्राइम मिनिस्टर पे जो अटैक हुआ है, वहां पे जो स्मोक बॉम्ब है वो भी लग रहा है कि होममेड ही है, ये घर में ही बनाया गया है। तो जापान ओवरऑल एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है। मगर जापान में कई लोग अब खड़े हो गए हैं जिनका गुस्सा सिर्फ अपने लीडर्स की तरफ है। और इसका रीजन क्या है? रीजन देखो, मैं आपको ये बताता हूँ। पहली बात तो ये समझ लो, फूमियो किशिदा वैसे ही ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में है जापान में। कोई बड़ी बात नहीं है कि जापान के 26वें पीएम सुगा की तरह ये भी बहुत ही जल्द रिज़ाइन कर दे। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है। नाउ अप्रूवल रेटिंग क्या होती है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, चुनाव तो 5 या 4 साल में एक बार ही होंगे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मगर बीच बीच में हमें कैसे पता लगेगा कि एक लीडर को उसकी कंट्री, उसकी पॉपुलेशन सपोर्ट करती है या नहीं करती? ये हमें बताते हैं अप्रूवल रेटिंग वाले सर्वे। ये कई कंपनीज होती हैं, यूएस की, यूरोप की, ये दुनिया भर में डेटा इकट्ठा करके बताती हैं कि कौन सा कंट्री कितनी ज़रा सपोर्ट एंजॉय करता है अपने देश में। नंबर 1 इस लिस्ट में बहुत लंबे समय से, लगातार मैं कहूँगा कई सालों से, भारत के प्रधानमंत्री है, जिनकी हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग है 76। दुनिया का कोई भी लीडर नहीं है जो इतनी ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग एंजॉय करता हो। तो भारत की मेजोरिटी आज भी इनको सपोर्ट करती है। फिर नंबर 2 पे आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड का नंबर। फिर नीचे स्क्रॉल करते रहोगे ना आप, तो आपको यहाँ पर देश दिखेंगे यूके। और यूके में भी आप देख लो, ऋषि सुनाक की जो अप्रूवल रेटिंग है ये भी 35 है। 53 डिसअप्रूवल रेटिंग है, मतलब कि 53% लोग कहते हैं कि ऋषि सुनाक खराब काम कर रहे हैं, सिर्फ 35% कहते हैं कि ऋषि सुनाक ठीक काम कर रहे हैं। तो ऋषि सुनाक से भी नीचे स्क्रॉल करोगे ना आप, तो आपको मिलेंगे यहाँ पर फूमियो किशिदा जापान के। इनकी अप्रूवल रेटिंग 30 से भी कम है, सिर्फ 29% की अप्रूवल रेटिंग है।
टोटल 57% लोग हैं जापान में जो फूमियो किशिदा के राज से खुश नहीं है, इनके डिसीजन मेकिंग से खुश नहीं है। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा फूमियो किशिदा को जापान के लोग इतना पसंद नहीं करते, मगर ये तो गोलगप्पे खा रहे थे इंडिया में और हमें लग रहा था कि काफ़ी कूल लीडर हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव लीडर हैं, जापान में काफ़ी ये पसंद किए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जापान में देखो लोग इनको पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि जापान के लोग मानते हैं कि फूमियो किशिदा के पास ना जापान के फ्यूचर को लेकर कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। पहली बात तो प्रॉब्लम यह है कि जापान में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है ये गिरते जा रहे हैं, लोगों की जो सैलरीज है ये लगातार कम हो रही है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन, महंगाई जापानीज स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे रियल वेजेस ना 2022 मार्च से लगातार बहुत जरावार गिरी हैं। बीच में हल्का स्पाइक आया था बट उसके बाद से आप देखोगे एक मेजर फॉल आया है जापान की रियल वेजेस में। तो एक तरफ लोगों की जब सैलरियां कम हो रही हो, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही हो, लोग ऑब्वियसली अपने प्राइम मिनिस्टर को कोसेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी देखने वाली है कि जापान का जो डिफेंस बजट है ये लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये बात देखो जापान के लोग पसंद नहीं करते। जापान में मैं आपको ये बता दूं, लोग ना देश प्रेम वगैरह से बहुत दूर हो चुके हैं। लोग बस अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जापान की जो आर्मी है वहां पर लोगों की बहुत ज़रा कमी है। और रिसेंटली जब जापान की सरकार ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया और ये अनाउंस किया कि बहुत ही जल्द ये अपनी जीडीपी का टोटल 2% खर्चेंगे अपने डिफेंस पर, इस बात को लेकर भी कई जापानी खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि चाइना का थ्रेट इतना बड़ा थोड़ी ना है, कल को चाइना अटैक करता है तो यूएस उनको देख लेगा, यूएस संभाल लेगा उसको। हम अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ा रहे हैं, हमें खर्चना चाहिए स्कूल्स पर, लोगों पर। तो आप कह लीजिए जापान की जनता ना अभी तक अपनी सरकार की पॉलिसी समझ नहीं पाई है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं चाइना से जो एक बड़ा संकट जापान के सामने खड़ा है, इनके लोग इसको स्वीकार करने को अभी तैयार नहीं है क्योंकि संकट सच में बहुत बड़ा है। आप हमारे पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो तो हमारे पास तो बड़ी आबादी भी है, जितनी चाइना की आबादी है उससे ज़्यादा ही आबादी हमारे पास होगी। कल को अगर वॉर होती है तो दोनों का ही बड़ा लॉस होगा। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, जापान के पास ना न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ना इनके पास एक बड़ी आबादी है। तो आप कह लीजिए इनकी जनता ने ऑलमोस्ट एक डिफेंसिव पोस्चर अपना लिया है कि हमें चाइना के सामने कुछ करना ही नहीं चाहिए। क्या पता अगर हम बहुत ज़रा पैसिव रहते हैं तो चाइना हमारे अगेंस्ट अग्रेशन करेगा ही नहीं। अब ये सब प्रॉब्लम अपनी जगह है। फिर एक और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जापान की आबादी भी लगातार गिरती जा रही है। इनके यहाँ देखो इंटरनली मैं देख पा रहा हूँ सोसाइटी में सुसाइड रेट्स बहुत ज़रा बढ़ रहे हैं, आत्महत्या के रेट्स बहुत ज़रा बढ़ रहे हैं, लोग काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, निराश हैं। आबादी जिस तरीके से इनकी गिर रही है, अभी 12 करोड़ के आसपास की आबादी है। 2050 के आसपास अनुमान है यूएन का कि इनकी आबादी 10 करोड़ से भी कम रह जाएगी। और अब जापान के समाज में एक ट्रेंड भी देखा जा रहा है जिसका नाम है हिकिकोमोरी। ये इसके बारे में आपने सुना होगा। ये जो ट्रेंड है इसके बारे में रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि जापान में लोग ना अकेला रहना पसंद करते हैं। करीब 15 लाख लोग जापान में अब ऐसे हैं जो बिल्कुल दुनिया से ना कट के रहते हैं। अब इसका मतलब समझ लो, ये लोग किसी से बात नहीं करते, ये लोग अपने फैमिली मेंबर से, दोस्तों से ऑनलाइन कुछ भी नहीं, कंप्लीट आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। इनके हिसाब से जीवन और ज़्यादा सिंपल, आसान होता है इस तरीके से। तो जो ये हिकोकोमोरी वाला ये आप कह लो फिनोमेना है, ये हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी समाज की निशानी नहीं है। जब 15 लाख आपकी एक बड़ी आबादी होती है और ये आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, ये बिल्कुल किसी से कुछ बातचीत करना ही नहीं चाहती, अपने आप को सबसे अलग रखना चाहती है ना। ये सब तो मैंने आपको बता दिए मेजर रीजंस जिसकी वजह से फूमियो किशिदा को भी जापान के लोग पसंद नहीं कर रहे। और फूमियो किशिदा के अलावा कल को कोई और जापान के पीएम बनते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी जापान में सरकार चलाने में। नाउ अब इस पर्टिकुलर केस में जो इन पे अटैक हुआ है, इसके पीछे कोई अगर स्पेसिफिक रीज़न है ये अभी क्लियर है नहीं। क्योंकि शिंजो आबे के केस में क्या हुआ था, जिस आदमी ने इनको गोलियां चलाई थी उसका ये कहना था कि उसकी जो मदर है उनको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा लॉस हो गया एक यूनिफिकेशन चर्च की वजह से। क्या था कि जापान के प्राइम मिनिस्टर जब जिंदा थे शिंजो आबे, ये यूनिफिकेशन चर्च को कभी कभी प्रमोट करते थे। तो उस आदमी का कहना यह था कि इस चर्च की वजह से उसकी मदर ने, उस आदमी की मदर ने बहुत सारा पैसा डोनेट कर दिया और उस बात को लेकर वो काफ़ी गुस्सा था। नाउ ऑफ कोर्स ये आप कह सकते हैं फाइनल ट्रिगर हो सकता है, मगर बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनकी वजह से भी जापान के प्राइम मिनिस्टर्स की जो अनपॉपुलैरिटी है ये बहुत ज़्यादा हाई है। अब इंडियन पर्सपेक्टिव से हम इसको देखें तो हम इससे क्या सीख सकते हैं। देखिए, जापान की जो प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ तो है नहीं। इंडिया एक ऑप्टिमिस्टिक देश है।
आप देखोगे हमारे यहाँ जो जापान की तरह, अब अगेन जापान सुंदर है, जापान डेवलप्ड है, मगर आप कह लीजिए फ्यूचर को लेकर वो देश उतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जितना हम है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खराब दिन देखे हैं अतीत में। अब हम फाइनली एक बहुत ज़्यादा अच्छे युग की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे इंडिया के पास पावर होगी, इकोनॉमी होगी, जॉब्स होंगे, थिंग्स विल इम्प्रूव। तो जापान वाली प्रॉब्लम हमारे पास तो नहीं है, मगर हमें फिर भी ये ध्यान रखना होगा कि हमारे देश के जो पीएम हैं इनकी सिक्योरिटी पर भी फोकस किया जाए। अब रिसेंटली आपको पता होगा जब 6 ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया गया, जब एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो गया था पीएम मोदी के काफिले की सिक्योरिटी में। तो एक लेसन अगर हम जापान के केस से ले सकते हैं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है ये एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कंट्री के लिए। उसके अलावा वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई बड़ी बात नहीं है, सरप्राइज मत होइएगा अगर फुमियो किशिदा 1 या 1.5 साल में रिजाइन भी कर दे। खैर, इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर कुछ भी डेवलपमेंट्स होती हैं उस पर मैं बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अन अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।